हम वैशेषिक फिलॉसफी देख रहे हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी 7 कैटेगरीज की, जो वैशेषिक फिलॉसफी जिनके बारे में बात करती है। उनमें से पहली कैटेगरी सबस्टेंस मतलब द्रव्य, इसको हमने देखा 9 तरीके के द्रव्य, 9 kinds of substances. We tried to understand them briefly in the previous session. Then we looked at quality as a category, gun. We talked about 24 kinds of qualities, color, taste, etc. Then we talked about the third category, which is action or कर्म. इसके बारे में भी हमने पिछली बार बात की। आज हम अब आगे बात करते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं आज इसको मुकम्मल करें वैशेषिक फलसफे को। तो जो चौथी और अगली कैटेगरी है जेनरलिटी की या सामान्य जिसको कहते हैं, इसको आप नज़दीक समझ सकते हैं जो वेस्टर्न फिलॉसफी में कंसेप्ट है यूनिवर्सल का। अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल पता है तो ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, गाय, घोड़ा, पेन, कैलकुलेटर, मैन, प्लैनेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं, these words refer to class of things. काउ हम बहुत सारी काउज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन बहुत सारे मैन के लिए। So it's a class of things. So they must have something in common, जिसकी वजह से हम ये जनरल नेम्स इस्तेमाल करते हैं। इस जनरल आइडिया को जो वो शेयर करते हैं, जो कॉमन होता है, उसको क्लास कंसेप्ट कहते हैं, जनरल आइडिया कह सकते हैं हम। सवाल ये है हमारे सामने कि व्हाट इज इट दैट दे हैव इन कॉमन, क्या है ये? जो पहला आंसर जो दिया जा सकता है, it is that the class essence corresponding to the class concept that is common to them. और यही है जिसको न्याय वैशेषिक सामान्य जेनरलिटी नाम से डिनोट करता है। इसी को मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में यूनिवर्सल नाम दिया गया है। लेकिन ये जो मसला है, it kind of does not solve the issue for us. There are certain questions which still remain. ये जो आपने यूनिवर्सल नाम लिया या सामान्य आपने बोला, ये दिया किस चीज को? What is it, सामान्य और यूनिवर्सल? हिंदुस्तानी फलसफे में 3 मेन व्यूज हैं इस चीज के। बुद्धिस्ट फलसफे के व्यू को हम नॉमिनलिस्टिक व्यू कह सकते हैं। इसके हिसाब से इंडिविजुअल अलोन इज रियल, कोई क्लास या यूनिवर्सल अदर देन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो आइडिया ऑफ सेमनेस हमारे अंदर आता है विद रिगार्ड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये इसलिए आता है क्योंकि हम सेम नेम इस्तेमाल करते हैं इन सब के लिए। तो ये सिर्फ नाम है जो जनरल है, but it does not, this name does not refer to anything that exists in itself. कोई पॉजिटिव एसेंस कोई नहीं रिफ्लेक्ट करता जो सभी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगी। अब उनका फलसफा भी अगर आपको ध्यान हो, हमने आगे देखा भी था इससे पहले, क्षणिकवाद का है, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए यूनिवर्सल की पोजीशन को होल्ड करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि only that the individuals called by one name, they are just names that we give, and what we are doing, we are not referring to any essence as such. We are, by calling them by a particular name, differentiating them from everything else. So when you say cow, you are only saying they are different from other animals that are not cow.
इसका मतलब क्या हुआ, कोई यूनिवर्सल नहीं होता, इट्स जस्ट अ नेम विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन। जैन और अद्वैत वेदांत में मानने वाले, उनके व्यू को हम कंसेप्चुअलिस्टिक व्यू कह सकते हैं। सो देयर इज अ कंसेप्चुअलिस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्सल। इनके हिसाब से यूनिवर्सल की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती अबाउट द इंडिविजुअल्स। यूनिवर्सल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एसेंशियल कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। तो यूनिवर्सल जो है ये इंडिविजुअल्स से सेपरेट नहीं है, ये आइडेंटिकल है उनके साथ इन द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। यूनिवर्सल और इंडिविजुअल दे आर रिलेटेड बाय वे ऑफ आइडेंटिटी, सेम है वो दोनों चीजें। ये जो यूनिवर्सल है इसकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड में ही नहीं है, लेकिन जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है एक्सपीरियंस में के उनमें भी इसकी एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल है ये इन पर्टिकुलर्स में कहीं बाहर से नहीं आता, कोई सेपरेट एसेंस नहीं होती, ये उनका कॉमन नेचर है जिसके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। न्याय वैशेषिक का जो पोजीशन है उसको हम रियलिस्टिक थ्योरी कह सकते हैं यूनिवर्सल की। इनके हिसाब से यूनिवर्सल्स इटर्नल हैं, नित्य हैं, एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, उनसे डिस्टिंक्ट है। सेम यूनिवर्सल होता है जो सभी इंडिविजुअल्स में इनहेर करता है, इट इनहेर्स इन ऑल ऑफ दैम। ये जो यूनिवर्सल है यही बेसिस है उस नोशन का जिसकी वजह से हम सेमनेस को पॉजिट करते हैं। इट इज बिकॉज देयर इज वन कॉमन एसेंस जो तमाम डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होती है जो उस क्लास में बिलोंग करते हैं। तो सामान्य या फिर यूनिवर्सल ये एक रियल एंटिटी है which corresponds to a general idea or class concept in our mind. कुछ मॉडर्न रियलिस्ट्स का ये भी मानना है, they hold that यूनिवर्सल एक इटर्नल टाइमलेस एंटिटी है जिसको बहुत सारे पर्टिकुलर्स आपस में शेयर कर सकते हैं। और ये मॉडर्न रियलिस्ट्स न्यायिकास के साथ एग्री भी करते हैं इन मेंटेनिंग दैट यूनिवर्सल्स डू नॉट कम अंडर एग्जिस्टेंस। वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी अपनी बीइंग है, एंड दे सबसिस्ट इन सबस्टेंस, एट्रीब्यूट एंड एक्शन। कोई यूनिवर्सल किसी दूसरे यूनिवर्सल में सबसिस्ट नहीं करता क्योंकि देयर इज but one single universal for one class of objects. अगर दो या दो से ज्यादा यूनिवर्सल होते सेम क्लास ऑफ थिंग्स के लिए, then they would exhibit contrary and even contradictory natures, और हम उनको क्लासिफाई तब कर नहीं सकते थे। The same individuals could have been men and cows at the same time. In respect of their scope or extent, universals may be distinguished into par or the highest, all pervading ones, or apar, the lowest, or parapar, ये हो गया intermediate. Beinghood is the highest universal क्योंकि तमाम यूनिवर्सल इसके अंदर आ जाते हैं बीइंग में। ये बड़ा नजदीक है अगर आपको हेगल का फलसफा जान में हो तो, बीइंग इनक्लूड्स एवरीथिंग। अब एक मिसाल लें अगर जारनेस की, जारनेस एज ए यूनिवर्सल प्रेजेंट इन ऑल जार्स इज द लोवेस्ट, ये अपार है क्योंकि ये सबसे लिमिटेड है, नैरोवेस्ट एक्सटेंट पे यूज किया जाएगा। सबस्टेंशियलिटी या थिंगहुड, द्रव्यता, ये एक और यूनिवर्सल है जो इंटरमीडिएट लेवल का है, परापर, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में है। ये
हाईएस्ट के कंपैरिजन में लोअर है, लोएस्ट के कंपैरिजन में हायर है. It is wider in relation to substances like earth, water, etc. and upper or narrower in relationship to the universal beinghood, which belongs to substance, quality and action. ये था सामान्य. पांचवी कैटेगरी है पर्टिकुलैरिटी की, विशेष. ये ऑपोजिट हो गया सामान्य का, यूनिवर्सैलिटी. पर्टिकुलरिटी से हम क्या समझते हैं? द यूनिक इंडिविजुअलिटी ऑफ सब्सटेंस, जिनका कोई पार्ट्स नहीं होंगे, एंड दे आर देयर फॉर एटम्स ऑफ अर्थ, वाटर, लाइट एंड एयर. अब ये देखिए, विशेष और इस स्कूल का नाम वैशेषिक, तो ये कैटेगरी है जहां से नाम मिला है इनको. अच्छा, ये बात है, तो हाउ आर वी टू डिस्टिंग्विश आवर माइंड और सोल फ्रॉम अनदर? हाउ इज वन एटम ऑफ वाटर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर एटम ऑफ वाटर? दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये हम समझते ही हैं, लेकिन कैसे है वो डिफरेंट? We cannot explain it by the difference of their parts. क्यों? Because they do not have parts. जो वाटर का लोवेस्ट लेवल का एटम होगा, दूसरे वाटर का लोवेस्ट लेवल का एटम होगा, दोनों डिफरेंट है. अब आप बोलते डिफरेंट चीजों के बने हैं, लेकिन दोनों वाटर के ही एटम है, तो डिफरेंस तो है नहीं. So not by parts. On the other hand, most respects में तो ये सिमिलर है. So we have to admit some peculiarity, some unique character, जिसकी वजह से हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में. ये जो कैटेगरी है विशेष की, ये इसी के लिए है, इस पेक्यूलर कैरेक्टर के लिए, विदाउट विच थिंग्स वुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल. अब ये जो ये विशेष है, ये भी सबसिस्ट करता है इन सबस्टांसेस में जो इटर्नल है. विशेष भी खुद इटर्नल है, नित्य है. We should not suppose that विशेष pertains to the ordinary things of the world like pots, chair, tables. It does not belong to anything made up of parts. ये वो लोवेस्ट लेवल पे जब हम जाएंगे, वहां पे पार्टलेस उस पे अप्लाई होता है. जो चीजें पार्ट्स की बनी होती हैं, दे आर कंपोजिट होल्स, और उनके लिए तो आसान है उनको डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से बाय डिफरेंशिएटिंग देयर पार्ट्स. तो वहां पे हमको कैटेगरी विशेष की जरूरत नहीं पड़ती इनकी डिस्टिंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए. ये हमें जरूरत पड़ती है जब हम अल्टीमेट डिफरेंसेस की बात करें, पार्टलेस इटर्नल सबस्टेंसेस की, कि हमको एडमिट करना पड़ता है सर्टेन ओरिजिनल और अनडिराइव्ड पेक्युलैरिटीज, जिसको विशेष कहते हैं. ये जो पर्टिकुलैरिटीज है, ये इन्यूमरेबल है. क्यों? क्योंकि जिन इंडिविजुअल्स में सबसिस्ट करते हैं वो इन्यूमरेबल है. While the individuals are distinguished by their particularities, they later are distinguished by themselves, स्वतः, खुद से. Hence, particularities जो हैं, there are so many ultimates in the analysis and explanation of different things. इनका कोई परसेप्शन नहीं हो सकता, जैसे एटम्स का. ये सुपर सेंसिबल एंटिटीज हैं. ये थी विशेष या पर्टिकुलैरिटी वाली कैटेगरी. छठी कैटेगरी इनहेरेंस, समवाय. वे प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हिंदी में ये लिखा नहीं है, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने, तो यही प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी. अब ये जो इनहेरेंस है, इसके बारे में देखते हैं. समवे को समझने के लिए लेट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग टू मेन रिलेशंस जिसको रिकॉग्नाइज करती है न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी. इसमें पहले कंजंक्शन या संयोग जिसको कहते हैं, ये टेम्परेरी इनहेरेंस है. कंजंक्शन
एक टेम्पररी या नॉन इटर्नल रिलेशन है दो चीजों की। दो चीजें जो यूजुअली सेपरेट ही होती हैं या फिर जो सेपरेट रह सकती है, जैसे दो बॉल्स को मान लीजिए, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे मीट एट अ पॉइंट। जो उस वक्त वो रिलेशन आपस में होल्ड करते हैं, दैट्स ऑफ कंजंक्शन। ये एक टेम्पररी कांटेक्ट है इन दो सबस्टेंसेस में, जो फिर से सेपरेट हो सकते हैं और एग्जिस्ट भी कर सकते हैं सेपरेटली, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। So long as the relation of conjunction is, it exists as a quality of the terms related by it, but it does not affect the existence of those terms. It makes no difference to the existence of the balls whether they are conjoined to each other or not. तो कंजंक्शन एक एक्सटर्नल रिलेशन है जो एग्जिस्ट करती है एज एन एक्सीडेंटल क्वालिटी। एक्सीडेंटल क्वालिटी बोले तो जो उनके एसेंस के साथ टच नहीं करती, डज नॉट। अब ये तो हो गया कंजंक्शन। समवाय इट्स ए परमानेंट और इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, जिसमें वन इनहेरिट्स इन द अदर। द होल इज इन इट्स पार्ट्स, a quality or an action is in a substance, a universal is in the particulars, and particularity is in some simple eternal substance. ये मिसाल। तो हम कह सकते हैं जैसे the cloth as a whole is in its threads, the color red as a quality is in the rose, motion as an action belongs to the moving ball, manhood as a universal is in the individual man. ये जो ये इनहेरेंस है, समवाय, इट इज परसेप्टेबल अकॉर्डिंग टू न्याय। वैशेषिक नहीं मानते इसको परसेप्टेबल, इसका इल्म हमको परसेप्शन से नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलॉसफी। कंजंक्शन हमने देखा टेम्पररी रिलेशन है दो चीजों की जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती थी, और ये जो कंजंक्शन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन ऑफ आइदर or both of the things that are related. On the other hand, जिस रिलेशन की बात हम कर रहे हैं समवाय, यहां पे ऐसा नहीं है। The whole is always related to its parts. एक क्वालिटी, एक एक्शन, ये हमेशा रिलेटेड होती है किसी सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक जार टूटा नहीं है तब तक वो जार इट वुड एग्जिस्ट इन इट्स पार्ट्स। सो ऑल्सो एनी क्वालिटी और एक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू सम सबस्टेंस एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट्स। क्वालिटी खत्म होगी फिर वो हम बात कर सकते हैं दूसरे, जब तक वो है ऐसे ही होगी। Thus we see that जो रिलेशन है ऑफ होल टू इट्स पार्ट्स, जो रिलेशन है किसी क्वालिटी या एक्शन की टू इट्स सबस्टेंस, जो रिलेशन है किसी यूनिवर्सल की टू इट्स इंडिविजुअल, ऑफ पर्टिकुलरिटी टू इटर्नल सबस्टेंस, ये प्रोड्यूस नहीं होती बाय कंजंक्शन ऑफ टू सेपरेट थिंग, नो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर रिलेटेड विदाउट कंजंक्शन। तो ये जो समवाय है, इट इज दस एन इटर्नल रिलेशन, अयुक्त सिद्धा। समवाय ये एक इटर्नल रिलेशन है बिटवीन टू एंटिटीज जो कि एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो टर्म्स को समवाय रिलेट करता है उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता बाय एंड देन रिलेटेड बाय समयोग। इफ देयर इज अ कांटेक्ट ऑफ हैंड विद अ पेन, the pen also must be in contact with the hand. But though a quality exists in a substance quality के अंदर exist नहीं करता। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है बिटवीन समयोग एंड समवाय। हो गई 6 कैटेगरीज हमारी मुकम्मल। अब 7वीं और बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है नॉन एग्जिस्टेंस की, अभाव की।
ये जो 6 कैटेगरीज हमने अभी तक डिस्कस की, ये पॉजिटिव थी, कोई न किसी चीज को पॉजिट कर रही थी। जो ये वाली कैटेगरी है ये नेगेट करती है, ये नेगेटिव कैटेगरी है नॉन एग्जिस्टेंस की, और ये बाकी 6 कैटेगरीज में नहीं आती, इस वजह से अलग से बयान हुई है। नॉन एग्जिस्टेंस की रियलिटी को इंसान डिनाई कर सकता है क्या? कोई चीज होती है उसके बाद नहीं होती। रात में दिन नहीं होता, दिन में तारे नहीं होते, नहीं होना तो साबित है। वैशेषिक रिकॉग्नाइज करता है नॉन एग्जिस्टेंस को भी एज ए कैटेगरी ऑफ रियलिटी। ये सच है कि जो कनाद थे जिनका स्कूल है, ही डिड नॉट मेंशन अभाव एज ए सेपरेट कैटेगरी। जब वो पदार्थ की बात कर रहे थे तो ही डिड नॉट मेंशन इट एज ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ नॉलेज। तो इस वजह से कुछ स्कॉलर्स हैं जो सिर्फ 6 कैटेगरीज की बात करते हैं। But in view of the facts that non-existence as a possible object of knowledge, it has been discussed in other parts of वैशेषिक सूत्र, जो बाद के कमेंटेटर्स हैं उन्होंने इसको 7th कैटेगरी माना है। हम जिस किताब से फलसफे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये किताब भी इसको 7th कैटेगरी मानती है। ये जो अभाव है नॉन एग्जिस्टेंस, ये 2 तरीके का हो सकता है। संसर्ग अभाव एंड अन्योन्य अभाव। ये जो संसर्ग अभाव है, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग एल्स। अन्योन्य अभाव, it means the fact that one thing is not another thing। तो ये दोनों टाइप हो गए। संसर्ग अभाव जो है ये 3 तरीके का हो सकता है। प्राग अभाव, ध्वंसाभाव और अत्यंत अभाव। तमाम तरीके के जो संसर्ग अभाव है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in the logical form as S is not in P, where in is the key word to understand it. S is not in P। और ये जो अन्योन्य अभाव है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in judgments like S is not P। पहले वाले S is not in P, दूसरा वाला S is not P। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राग अभाव जो है इसको हम कहते हैं एंटीसेडेंट नॉन एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब चीज का होने से पहले न होना। ठीक, जैसे घर बन रहा है, ईंटों का बन रहा है। एक घर बनेगा जब ईंट अपनी अपनी जगह पे सब रखी जाएंगी, तो अभी बनने से पहले घर का अभाव है। There is non-existence of house and the bricks। ये जो नॉन एग्जिस्टेंस है ये प्राग अभाव है। It means the absence of connection between the bricks and the house which has not yet been built with them। जो हाउस है it never existed before being built, so that its non-existence before construction has no beginning। ये अनादि है। ये वाला जो अभाव होता है इसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती, लेकिन जब हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इसकी जो उससे पहले नॉन एग्जिस्टेंस थी इट वुड रीच एन एंड, इसका अंत होगा। तो जो प्राग अभाव है इट इज विदाउट बिगिनिंग बट इट हैज एन एंड। दूसरा हमने क्या देखा था? ध्वंस अभाव। It is non-existence of a thing on account of its destruction after production। बनने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, फिर जो अभाव होता है। कोई मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाया किसी पॉटर ने और वो टूट गया, इट्स इन पीसेस नाउ। जब ये टूट गया उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल इट वाज अ पॉट, पॉट का अभाव अब है टूटने के बाद।
So there is non-existence of the part in those pieces after its breaking down. ये वाला जो अभाव है, अगर आप ध्यान दें, इसकी बिगिनिंग तो है मगर इसका एंड नहीं है. ये रिवर्स हो गया पिछले वाले का. पिछले वाले में बिगिनिंग नहीं थी पर एंड था. इस वाले में बिगिनिंग है जब टूटा, लेकिन एंड नहीं है. अभी हमेशा अभाव में ही रहेगा. So the non-existence of this part in this example, ये इसकी डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट हुआ. अब इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अब सेम जार वापस एग्जिस्टेंस पे आ नहीं सकता. It will be seen here that although in the case of positive entities, the general rule is that whatever is produced must be destroyed. In case of negative entities, something which is produced cannot be destroyed. The non-existence of jar is produced by its destruction. But that non-existence which is produced, इसको destroy नहीं किया जा सकता. क्या कहा यहाँ पे, क्या कहने का मतलब, जो भाव पदार्थ होते हैं, जो पॉजिटिव एंटिटीज होती है, उनके लिए जनरल रूल क्या है, जो प्रोड्यूस किया गया हो वो नष्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कमिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, पार्ट्स अलग हो सकते हैं फिर से. लेकिन जो अभाव पदार्थ है, नेगेटिव एंटिटीज है, उसके देखिए वो प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्ट्रॉय हो. इंटरेस्टिंग, राइट? सो द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए जार इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स डिस्ट्रक्शन. लेकिन अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को, क्योंकि उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या हुआ, उसको वापस एग्जिस्टेंस में लाना. लेकिन वो तो टूट गया है, उसको वापस अब एग्जिस्टेंस में लाया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है. तो ये हो गया हमारा ध्वंसाभाव. फिर है अत्यंताभाव और एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. उनमें स्टार्ट या फिर एंड, दो में से एक तो चीज थी. यहां पे कभी ना स्टार्ट है ना कोई एंड है. जैसे मिसाल के तौर पे द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कलर इन एयर, ये पास्ट में भी था, इस वक्त भी है, आगे भी ऐसी होगा. तो जो हमने बाकी तो कैटेगरीज अभी देखी, कैटेगरीज सही टर्म नहीं है, बाकी जो तरीके की हमने अभाव को देखा, उनमें और इसमें आपको अब डिफरेंस समझ आ ही गया होगा. प्राग अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग बिफोर इट्स प्रोडक्शन. ध्वंसाभाव, इसमें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन. लेकिन ये जो अत्यंत अभाव है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही, ये हमेशा के लिए अभाव ही है. सो इट्स जस्ट सब्जेक्ट नाइदर टू ऑरिजिन और टू सेसेशन. बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है, अनादि और अनंत है. ये तो हो गया संसर्ग अभाव. एस इज नॉट इन पी. अब हम देखेंगे अन्योन्य अभाव. अन्योन्य अभाव जो है, इट अंडरलाइंस द डिफरेंस, दैट इज भेद ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग. डिफरेंस ये उस पे हमारी नजर डालता है. जब एक चीज किसी दूसरी चीज से डिफरेंट होती है, वो म्यूचुअली एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं. देयर इज अभाव ऑफ वन थिंग इन अनदर. जैसे मेज और कुर्सी का अगर आप एग्जाम्पल ले, टेबल और चेयर का, टेबल एग्जिस्ट एज ए टेबल, नॉट एज ए चेयर. तो नॉट एज ए चेयर अभाव, चेयर का अभाव है टेबल में. सो ए टेबल इज नॉट ए चेयर. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ वन थिंग एज अनदर, इसी को कहते हैं अन्योन्य अभाव. दस जो संसर्ग अभाव था, इट इज द एब्सेंस ऑफ कनेक्शन, संसर्ग between two entities, और इसका opposite is just their connection. On the other hand, अन्योन्य अभाव में absence of one thing as another, ये कहते हैं हम अन्योन्य अभाव में. इसका opposite क्या होगा, their sameness और identity. ये मिसाल को देखे जरा, a hair has no horn, या फिर इस मिसाल को देखे, there is no color in hair. ये दोनों propositions क्या बताती हैं? There is no color in hair
a hare has no horn. Both of these propositions, they express the absence of connection between two entities. Hair and horn का आपस में connection, या फिर कलर और एयर का, इन दोनों का ऑपोजिट क्या होगा? पहले वाले का a hare has horns, या फिर there is color in hair, ये होगा ना ऑपोजिट. अब ये मिसाल को देखिए. A cow is not a horse. A jar is not a cloth. ये भी प्रपोजिशंस हैं. ये डिफरेंस बता रहे हैं काउ और हॉर्स में. दूसरा जार और क्लॉथ में. इसका ऑपोजिट क्या होगा? काउ इज नॉट ए हॉर्स का ऑपोजिट होगा काउ इज ए हॉर्स. जार इज नॉट ए क्लॉथ का ऑपोजिट होगा जार इज ए क्लॉथ. तो हम कह सकते हैं कि संसर्ग अभाव इज रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस इन द सेंस ऑफ ए नेगेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन सम अदर थिंग. अन्योन्य अभाव म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस है, और डिफरेंस इन द सेंस ऑफ ए नेगेशन ऑफ द आइडेंटिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. नेगेशन ऑफ द आइडेंटिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. लाइक अत्यंत अभाव या एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, अन्योन्य अभाव या जो म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस है, ये भी बिगिनिंगलेस होती है, ये भी एंडलेस है, ये भी इटर्नल है. ये होगी अभाव की कैटेगरी. तो हमने अब इनकी तमाम 7 की 7 कैटेगरीज को देख लिया है. अब हम देखेंगे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है दुनिया की, इसके बारे में क्या ख्याल है वैशेषिक स्कूल का, इसके बारे में क्या कहते हैं. हिंदुस्तानी फलसफे के स्टैंड पॉइंट से अगर देखें, ये जो कायनात है इंक्लूडिंग फिजिकल नेचर is a moral stage for the education and emancipation of individual souls. वैशेषिक थ्योरी जो कायनात की है, it is guided by this general spiritual outlook. जो हिंदुस्तानी फलसफे का ओवरऑल आप बार बार ही कहते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं, जो स्पिरिचुअल आउटलुक है वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा. ये भी कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की ओरिजिन को, डिस्ट्रक्शन को दुनिया के. इस अटेम्प्ट में टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, वैशेषिक स्कूल क्या करता है, ये कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स को इट रिड्यूसेस देम टू 4 काइंड्स ऑफ एटम्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर. तो इस वजह से इसको एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है इस फलसफे को. लेकिन ये मॉरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन ऑफ एटम्स को गवर्न करता है, उसको इग्नोर नहीं करता. फर्दर हमने जो भी कैटेगरीज देखी, उनमें जो हमने सबस्टेंसेस की बात की, पहली कैटेगरी हमने सबस्टेंस देखी थी, उसमें हमने 9 तरीके के सबस्टेंस देखे थे. 5 ऑफ द 9 काइंड्स, जब हम तमाम चीजों को रिड्यूस करते तो हमने देखा वहां के 9 तरीके के हो सकते हैं. तो 4 तो ये हो गए, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. बाकी जो 5 है, दे कैन नॉट बी रिड्यूस टू मटीरियल एटम्स. तो जो एटॉमिक थ्योरी है वैशेषिक की, इट हैज अ बैकग्राउंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम एटमिज्म ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी. साइंस का जो एटमिज्म है उससे भी डिफरेंट है, और जो फिलॉसफी का एटमिज्म है, वेस्टर्न फिलॉसफी का, उससे भी डिफरेंट है. जो वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी का जो एटमिज्म है, ये मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है. ये कोशिश करती है दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया के ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की एज ए मैकेनिकल रिजल्टेंट ऑफ द जो इन्यूमरेबल एटम्स हैं जो इनफाइनाइट स्पेस और टाइम में अपना काम कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है ये कायनात, इसकी हिस्ट्री. कोई माइंड या कोई इंटेलिजेंट ताकत नहीं है जो गवर्न कर रही है या गाइड कर रही है इन मटेरियल एटम्स के ऑपरेशंस को. उनके हिसाब से ये जो मटेरियल एटम्स वगैरह हैं, ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लाइंड मैकेनिकल लॉज. ऐसे है. वैशेषिक का जो एटमिज्म है, ये उनकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी का हिस्सा है. इसके हिसाब से जो अल्टीमेट सोर्स है तमाम एक्शंस का, जो एटम्स डिफरेंट चीजें करते हैं, एक्शंस हैं उनमें,
It is to be found in the creative or destructive will of a supreme being, जो डायरेक्ट करती है ऑपरेशन ऑफ एटम्स according to the unseen अदृष्ट of individual souls. और इसका एंड क्या है? मॉरल डिस्पेंसेशन. तो इस नजरिए से अगर देखें हम, द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक दैट ऑफ ए मोनार्कियल स्टेट, जो फाइनली एक्सप्रेस करती है विल उस मोनार्क की जो उस पर राज कर रहा है. और इसमें इस मोनार्कियल स्टेट में जो ऑर्डर है, इसको कैसे एडजस्ट किया गया है, वो उसी मोनार्क ने किया है जिसकी ये विल दिखा रहा है, जिसके अंदर सिटीजन्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सपेंशन एज वेल, सेल्फ डेवलपमेंट एज फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल बीइंग्स. जो एटॉमिक थ्योरी है वैशेषिक की, इट एक्सप्लेन्स दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो नॉन इटर्नल है, सब्जेक्ट टू ओरिजिन और डिस्ट्रक्शन है. जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूनिवर्स की, जैसे 4 तरीके के एटम्स हैं, 5 सबस्टेंसेस ऑफ आकाश, स्पेस, टाइम, माइंड, सोल, ये पार्ट ऑफ द डिस्कशन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये ना ही क्रिएट होते हैं ना ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं. ऑन द अदर हैंड, तमाम तरीके के कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बिगिनिंग विद अ डायड मतलब द फर्स्ट कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एटम्स होंगे, ठीक, जो ओनली मेड ऑफ 2 एटम्स. ये डायड्स और इसके बाद ट्राइड्स, जितने भी जो भी है, फिर उसके बाद विच हैज कम फ्रॉम द जॉइनिंग ऑफ मोर देन 1, ये नॉन इटर्नल है. इन्हीं के बारे में बात होगी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन की. तो जो एटॉमिक थ्योरी है, इट एक्सप्लेन्स द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज नॉन इटर्नल ऑब्जेक्ट्स. इनके बारे में बात हो रही है. तमाम कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स ये किसके बने होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. तो क्रिएशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. डिस्ट्रक्शन क्या है? ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो रखी है, इसका अलग हो जाना. पहली कॉम्बिनेशन 2 एटम्स की है, और फिर कॉम्बिनेशन 3 एटम्स की, ट्रायड, वो भी बन सकती है. ऐसे चलेगा. ट्रायड को त्रयानुक कहते हैं, द्वियानुक डायड को कहते हैं. ये जो त्रयानुक है, इसको त्राश्रयनु भी कहते हैं. और वैशेषिक फिलॉसफी के हिसाब से ये जो 3 का मिलके बनता है ट्रायड, ये फर्स्ट परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट होता है. मिनिमम परसेप्शन यहां से होता है. दैट मीन्स इससे नीचे परसेप्शन नहीं पॉसिबल. जो परमाणु है या एटम है और जो डायड है, ये छोटे हैं देन द ट्रायड, इसको परसीव नहीं किया जा सकता. इनको तब हम कैसे जानते? अरे यार, न्याय ने किस पे ध्यान दिया था? बड़ा इन्फेरेंस पे. इन्फेरेंस से जाने जाते हैं. तमाम फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और ये खुद ये फिजिकल वर्ल्ड, ये कंपोज्ड हैं 4 तरीके के एटम्स के, इन द फॉर्म ऑफ डायड्स, ट्राइड्स एंड देन अदर लार्जर कंपोनेंट्स, जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सवाल हमारे पास ये है, हाउ कैन वी अकाउंट फॉर द एक्शन और मोशन ऑफ एटम्स विच इज नेसेसरी फॉर देयर कॉम्बिनेशन. कंबाइन होने के लिए दे हैव टू मूव, दे हैव टू एक्ट, someone has to act upon them. And how again are we to explain this particular order, the arrangement of things in the world that exists in front of us? Vaisheshik philosophy में the order of the world is in its broad outline conceived like what we are going to understand in coming few minutes. ये जो दुनिया है या जो यूनिवर्स है, इट इज अ सिस्टम ऑफ फिजिकल थिंग्स, और इसके अलावा लिविंग बीइंग्स विच हैव बॉडीज विद सेंसेस, जो पजेस करते हैं माइंड, इंटेलेक्ट और इगोइज्म. ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और
इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन टाइम, स्पेस एंड आकाश। जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स, ये सोल्स हैं जो एंजॉय करते हैं या सफर करते हैं इस वर्ल्ड। अकॉर्डिंगली एज दे आर वाइज और इग्नोरेंट, गुड और बैड, वर्चुअस और विशियस, उसी हिसाब से ये एंजॉय या सफर करते हैं। ये जो कायनात का ऑर्डर है, ऑन द होल एक मॉरल ऑर्डर है, in which the life and destiny of all individual cells are governed not only by physical laws of time and space but also the universal moral law of karma. ये जो यूनिवर्सल मॉरल लॉ है कर्म का, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हम कह सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल फिजिकल लॉ ऑफ कॉजेशन की तरह ही ये भी वर्क करता है। जो फिजिकल लॉ है कॉजेशन का, वो भी अपने बेसिक फॉर्म में ही कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट अ कॉज। यहाँ पे भी वैसी बात हो रही है। इस मॉरल ऑर्डर को मद्देनजर रख के वैशेषिक फलसफा एक्सप्लेन करता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को। जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्रिएशन का या डिस्ट्रक्शन का, ये मर्जी है, इट इज द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड महेश्वर, जो तमाम कायनात का रूलर है। ये जो सुप्रीम लॉर्ड महेश्वर है, दिस लॉर्ड कंसीव्स द विल टू क्रिएट ए यूनिवर्स जिसमें इंडिविजुअल बीइंग्स वो दे मे गेट देयर प्रॉपर शेयर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट्स। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन है वर्ल्ड की, ये बिगिनिंगलेस है, अनादि है। तो इस वजह से हम फर्स्ट क्रिएशन की बात नहीं कर सकते दुनिया की। साइकिल है, चलता आ रहा है। कहने का मतलब हर एक क्रिएशन इट इज प्रेसीडेड बाय अनदर स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन से उससे पहले क्रिएशन हुई होगी। To create is to destroy an existing order of things and usher in a new order. Hence, it is that God's creative will, it has reference to this talk of merit and demerit, अदृष्ट जिसको कहते हैं, जो एक्वायर करता है एक इंडिविजुअल सोल अपनी प्रीवियस लाइफ में, जो इसने किसी और जिंदगी में जी होती है। तो जब ये महेश्वर विल्स टू क्रिएट द वर्ल्ड, जो अनसीन फोर्सेस हैं मॉरल डेजर्ट्स के इन दीज इटर्नल इंडिविजुअल सोल्स, दे कम इनटू बीइंग टू फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिएशन एंड द एक्टिव लाइफ ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसको बनाने में ये जुट जाते हैं। एंड इट इज द कंटैक्ट विद सोल्स जो which are endowed with the creative function of adrest. ये contact it first sets in motion the atoms of air. इसकी वजह से एयर एटम्स की कॉम्बिनेशन होती है, डाइट्स बनते हैं, ट्राइड्स बनते हैं, एंड arises the gross physical element, महाभूत of air. महाभूत एयर का बन गया, and it exists as an incessantly vibrating medium in the eternal आकाश। फिर ऐसे ही क्या होता है, there is a motion in the atoms of water, और इससे ग्रॉस एलिमेंट वाटर का एग्जिस्टेंस में आता है, और इट एग्जिस्ट्स इन द एयर, और एयर इसको मूव कराती है, इट इज मूव्ड बाय एयर। नेक्स्ट जो एटम्स है अर्थ के, दे आर सेट इन मोशन और इन ए सिमिलर वे, और इनका भी ग्रॉस एलिमेंट बनता है और ये एग्जिस्ट करता है इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द ग्रॉस एलिमेंटल वाटर। फिर एटम्स ऑफ लाइट, फिर एटम्स ऑफ लाइट जुड़ते हैं, दे अराइज इन ए सिमिलर वे। फिर ग्रॉस एलिमेंट ऑफ लाइट क्रिएट होता है और it exists with its luminosity in the
ग्रॉस वाटर। इसके बाद बाय ए mere thought of God there appears the embryo of the world. Out of what? Out of the atoms of light and earth. और ये जो गॉड है, ये जो महेश्वर है, महेश्वर animates the great embryo with Brahma, the world soul, who is endowed with supreme wisdom, detachment and excellence, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और ये जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म गॉड entrusts the work of creation, उसकी कंक्रीट डिटेल्स में। और फिर प्रॉपर एडजस्टमेंट जो मेरिट और डिमेरिट की होती है, हैप्पीनेस और मिजरी की होती है, उसको मद्देनजर रख के कंक्रीट डिटेल्स यही है उस चीज की क्रिएशन में आ जाती है। द क्रिएशन रन्स, ये जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, इट रन्स इट्स कोर्स फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या हमेशा के लिए एंड्योर नहीं कर सकती। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद, पूरे दिन के काम काज के बाद खुदा हमको रात देते हैं आराम करने के लिए है। सो आफ्टर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ मेनी लाइव्स इन वन क्रिएटेड वर्ल्ड, गॉड provides a way of escape from suffering for all living beings for some time. और ये कैसे होता है? By the destruction of world. तो ये जो पीरियड ऑफ क्रिएशन था, ये फॉलो होता है by the state of destruction. जो पीरियड्स ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होते हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल को कल्प कहा जाता है। और ये जो एक कल्प है, they have been repeating themselves eternally. So kalp has been repeating itself eternally. ये जो theory है cycles की, कल्प की, recurring periods की of creation and destruction, इसको भी ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स इंडियन फिलॉसफी के मानते हैं। ये जो मान्यता है, the world in which we live is not eternal, that at some distant time ये डिसॉल्व होगी, इसको सपोर्ट किया जाता है बाय एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक एनालॉजी इस्तेमाल करके। जैसे मिट्टी के बर्तन हम बनाते हैं, जार्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। वैसे ही जो पहाड़ हैं, ये भी इसी मिट्टी वगैरह के बने, ये भी एक दिन डिस्ट्रॉय होंगे। पॉन्ड्स एंड टैंक्स आर ड्राइड अप, वैसे ही सीज एंड ओशंस, वो क्या है, बड़े से पॉन्ड है और क्या है, वो भी एक दिन ड्राई अप हो जाएंगे। जैसे एक मोमबत्ती, एक दिया, इट इज ब्लोन आउट, वैसे ही सन, सूर्य, ये क्या है, बड़ा सा दिया है, इट विल ऑल्सो बी एक्सटिंग्विश्ड एट सम डिस्टेंट टाइम। ये जो वर्ल्ड डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, ये कैसे होगी, इसको देखते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो ब्रह्म है, जो वर्ल्ड सोल है, इट गिव्स अप हिज बॉडी लाइक अदर सोल्स। देयर अपीयर्स इन महेश्वर और द सुप्रीम लॉर्ड ए डिजायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। विद दिस, जो क्रिएटिव अदृष्ट था, या जो ये अनसीन मॉरल एजेंसी थी इन लिविंग बीइंग्स, इट इज counteraced by the corresponding destructive adarust and ceases to function for the active life of experience. It is in contact with such souls in which the destructive adarust begins to operate, that there is motion in the constituent atoms of their body and senses. ये जो मोशन हुआ, इसकी वजह से जो एटम्स थे अभी तक कंजंक्शन में थे, वो अब अलग अलग हो जाएंगे, और अलग होने की वजह से डिसइंटीग्रेशन बॉडी की, सेंसेस की, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बॉडी और सेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए, व्हाट रिमेन्स इज द एटम्स इन देयर आइसोलेशन, जो तमाम तरीके के एटम्स हैं। तो देयर इज अ मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द एलिमेंटल अर्थ, और इसकी कंसिक्वेंट डिस्ट्रक्शन होगी, और उनकी भी कंजंक्शन अब खत्म हो जाएगी। इन दिस वे
जो फिजिकल एलिमेंट्स थे अर्थ के, वाटर के, लाइट एंड एयर के, वन आफ्टर अनदर, सब की कंजंक्शन टूट जाएगी और फॉर फिजिकल एलिमेंट्स ऑल बॉडीज सेंस दे गेट डिसइंटीग्रेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। हमने डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे देखा है अलग हो जाना, क्योंकि फाइनली चार जो काइंड्स है एटम्स के, अर्थ, वाटर, लाइट एंड एयर, वो अपनी आइसोलेशन में इटरनल सबस्टेंसेस हैं, जैसे आकाश, टाइम, स्पेस, माइंड, सोल, स्टॉक ऑफ मेरिट, डिमेरिट, पास्ट इंप्रेशंस एटसेट्रा, ये सब रहेंगे। तो ये जो हमने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को देखा, अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन में इट्स द अर्थ कंपाउंड्स दैट कम फर्स्ट, और फिर वाटर के कंपाउंड्स, फिर लाइट, फिर एयर, इन दैट सक्सेशन। While in the order of creation हमने क्या देखा, पहले air compounds they come first, then water compounds, and then the earth, and then the light in that sequence. यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है वैशेषिक फलसफा हमारा। उसके बाद दत्ता और चैटर्जी एक पेज का कंक्लूजन लिखते हैं, उसको भी हम देखते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि न्याय सिस्टम की तरह ही वैशेषिक भी एक रियलिस्टिक फलसफा है जो प्लूरलिज्म और थीइज्म को कंबाइन करने की कोशिश करता है। इट ट्रेसेस द वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड टू, वही कॉम्बिनेशन जो है मटेरियल एटम्स की, वहीं से आती है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो वैरायटी है कायनात की। बट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इटर्नल एटम्स इन इटर्नल टाइम एंड स्पेस, इसको वो विद रेफरेंस टू मॉरल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स एक्सप्लेन करते हैं। ये जो दुनिया है इसको क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं वही खुदा, बाय हिम अकॉर्डिंग टू द मॉरल डेजर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल सोल्स, उनकी जो प्रॉपर रियलाइजेशन हो उनके मॉरल डेस्टिनी की, उसलिए। लेकिन ये जो रियलिस्टिक आइडिया है सोल का, और ये जो अपेरेंट डीइस्टिक कंसेप्शन है खुदा का, डीइस्टिक वो खुदा जो थोड़ा सा परे है, सेपरेटेड है दुनिया से, कायनात से। डीइस्टिक फलसफा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में देखेंगे, वहां पे अच्छे से समझ आएगा डीइस्टिक फलसफा क्या होता है। इसमें आप इसको समझिए, खुदा जो कायनात को बनाया है, नाउ ही सेपरेट फ्रॉम इट, डज नॉट इंडल्ज इन इट, उसके अंदर वो कायनात खुद से वर्क कर रही है बाय इट्स ओन लॉज। तो यहाँ पे भी बड़ा उसी प्रकार का कंसेप्शन ऑफ गॉड है। कहते हैं कि ये जो रियलिस्टिक आइडिया है सोल का और जो अपेरेंटली डीइस्टिक कंसेप्शन है खुदा का, इन द but the realistic idea of the soul and the apparently deistic conception of God in the Vaisheshik labor under the difficulties of the Nyaya theory and are as unsatisfactory as the latter. जो कमियां न्याय में रह जाती है वो यहाँ पे भी रह जाती है। इसके लिए सोल एक इंडिपेंडेंट सबस्टेंस है जिसके लिए कॉन्शियसनेस एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है। सोल कॉन्शियसनेस को एक्वायर करती है, कॉन्शियसनेस को छोड़ भी सकती है, सोल इन दोनों के बिना रह सकती है। दैट इज एसेंस नहीं है कॉन्शियसनेस सोल की। ये कहते हैं कि इट मे बी एडमिटेड बाय अस दैट द माइंड और द एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस इज नॉट द रियल सेल्फ। ये मानने में दिक्कत नहीं है। एंड दैट द लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मर, यहां तक मसला नहीं है। Still, it is not possible for us to explain mental phenomena. Mental phenomena को explain करना मुश्किल है, या जो empirical consciousness है इसको explain करना मुश्किल है, unless we admit that the real or the nominal self is an essentially conscious and intelligent reality. ये मसला है। दूसरा, ये जो वैशेषिक आइडिया है खुदा का as wholly transcendent, मतलब परे, कायनात से अलग, सेपरेट फ्रॉम मैन एंड बर्ड, ये भी एक डीपली रिलीजियस व्यू ऑफ लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। डीइस्टिक व्यू के साथ ये मसला है ही। इट मेक्स गॉड नॉट वर्शिपफुल फॉर एग्जांपल। और डीपली रिलीजियस व्यू ऑफ लाइफ में वर्शिपफुलनेस ऑफ गॉड इज पार्ट ऑफ पैकेज। जो जेन्युइन रिलीजियस कॉन्शियसनेस है कम्युनियन विद गॉड की, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वैशेषिक
फिलॉसफी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? वो है इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्शन है, डिस्क्रिप्शन है पदार्थ का, ऑब्जेक्ट का, दैट विच इज डिनोटेड बाय अ वर्ड, इसकी क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स की, इसकी एटॉमिक कॉस्मोलॉजी, ये है इसका कंट्रीब्यूशन जो बड़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ये रिकॉग्नाइज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स, और बिटवीन दोज दैट हैव ए बीइंग और दैट दोज व्हिच डू नॉट हैव ए बीइंग। लेकिन रियल वो भी है, दे आर एज मच डिनोटेड बाय वर्ड्स एज द फॉर्मर। अगेन यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, while most objects can be classified and brought under certain genera, जाति, कुछ है जैसे आकाश, इथर, सेम ही चीज आकाश और इथर, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, they do not come under any corresponding genera like सामान्यत्व और आकाशत्व, because none of them is a genus or जाति at all. जो वैशेषिक डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 7 क्लासेस में हुआ है, एंड ऑफ दीज इनटू मेनी अदर सब क्लासेस। ये एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन है उन तमाम की, बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एंड अल्टीमेट डिफरेंसेस। जो एटॉमिक थ्योरी है वैशेषिक स्कूल की, ये एक इम्प्रूवमेंट है। इट्स एन इम्प्रूवमेंट ऑन द ऑर्डिनरी व्यूज ऑफ द वर्ल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ये एडवांसमेंट है ऑन मटेरियल थ्योरी भी, कि तमाम चीजें इंक्लूडिंग लाइफ, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल एटम्स की, ये उनकी क्रिएशन है। वैशेषिक फलसफा हार्मोनाइज करता है एटॉमिक थ्योरी को मॉरल और स्पिरिचुअल आउटलुक के साथ, और इन दोनों को थीस्टिक फेथ इन गॉड उसके साथ एज द क्रिएटर एंड मॉरल गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये अपनी थीइज्म को फार एनफ नहीं लेकर जाते। They do not carry their theism far enough and make God the author not only of the order of the nature but also of its ultimate constituents, that is, the atoms, minds and souls, and thus see God at the heart of all reality. यहाँ पे हम इसको मुकम्मल करते हैं, अगली बारी सांख्य फलसफे को समझने की कोशिश करते हैं।